नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा आप सबको पता है, लास्ट 2-3 जो एग्जाम हुए हैं, मैथमेटिक्स, संस्कृत आप बोल सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ करके आपसे स्टेटमेंट्स बेस पे, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग और कंसेप्चुअल नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सो उसके लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज की आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही उनके रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो इस सेशन में कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट होंगे। कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस किए जाएंगे। सेशन में अंत तक जरूर बने रहे। इसमें यदि आपको कंटेंट लगता है ये कंटेंट इम्पोर्टेंट है, कुछ फ़ायदेमंद रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली एट द लास्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं कि सेशन कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले आपको बेसिकली अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या है? एक्चुअली अकाउंटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग एक क्या लैंग्वेज है? जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ऐसे लैंग्वेज है, अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है ये? फाइनेंशियल जो डाटा होता है, फाइनेंशियल जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करने की, क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन ए सिस्टेमेटिक मैनर, इन ए सिस्टेमेटिक मैनर। एक्चुअली होता क्या, जैसे आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें काफ़ी डाउट रह जाता है बच्चों में, बट जो कॉमर्स का जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे एग्जामिनेशन देने जा रहा है उनके डेफिनेटली मान के चलता हूँ फंडे क्लियर होंगे। बट सेशन के स्टार्ट करने से पहले, इंटरेस्टिंग बनाने से पहले जस्ट आपका एक रिवीजन हो जाए, उसके लिए मैं अपना एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अकाउंटिंग एक आपने देखा होगा, दुकान के ऊपर आप जाते हो, वहां पे एक दुकानदार है, वो भी एक नॉर्मल कॉपी में आप ट्रांजैक्शंस को लिखता है, लेन देन को, आज कितना हुआ। बट यदि ये ट्रांजैक्शन कंपनी में किया जाए, कंपनीज या इंडस्ट्रीज में, वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक डायरी के अंदर डेली की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करें, क्योंकि वहां पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होते हैं। तो उसी को इजी बनाने के लिए क्या होता है, अकाउंटिंग की जाती है। उससे क्या होगा कि एक टाइप्स की जो ट्रांजैक्शन होगी, एक काइंड की सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन होंगी वो एक जगह पे रिकॉर्ड की जाएंगी, और अदर काइंड्स की लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इस टाइप की जो सेपरेट उसमें लेजर में उनकी अकाउंटिंग यदि करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक इजी वे हो जाता है इसका, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड communicating financial information about a business to help users make informed decisions। के लिए, किसके लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, मीन जो भी पार्टी कंपनी से जुड़ी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उन सब के लिए क्या हो जाती है, एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अभी ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है बहुत बार कि इसमें इसकी दूसरी इसकी प्रोसेस पूछ ली जाती है, ठीक है, वन बाय वन। लाइक पहले अकाउंटिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑफ रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इस वे में ये आपसे क्या पूछ लिया जाता है, प्रोसेस पूछ ली जाती है। इसको आप सीक्वेंसली क्या करें, लगाएं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
वो आपको पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये बेसिक क्वेश्चन मान के चलता हूँ सबको पता होगा। इसमें जस्ट आपके रिवीजन के लिए ओनली पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन या जो कंसेप्ट डिस्कस करने लायक होगा उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग सेशन को नहीं बनाते हुए जस्ट गो थ्रू हो जाएंगे। स्लाइड से आप रीड कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डाटा। ठीक, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड लास्ट इज आर्ट एंड साइंस। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। देखो नॉर्मली आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। बेसिकली जो नॉर्मली 3-4 अकाउंटिंग होती है जो स्टूडेंट्स याद करते हैं और यही पूछी जाती है। बट अभी यदि डीप में आयोग क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग होती है जो कि बच्चे उनको भूल जाते हैं या तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और वहीं पे फंस जाते हैं। सो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डीप में पढ़ने लायक होगा उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को जो रिलेटेड टू फाइनेंस होती है मॉनेटरी टर्म में। मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट पर्पज, इंटरनल पर्पज के लिए। ठीक, नेक्स्ट होती है टैक्स अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट पर्पज, टू कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक, टू एनालाइज and control a company's expenses, particularly the cost associated with producing goods or services. It helps determining production cost, setting prices and identifying area of cost reduction. इस कंसेप्ट को डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक, देन इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये कुछ काइंड्स के अकाउंटिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है। यहाँ से एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होगा ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंसेप्ट बेस्ड ऑन साइंस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, देन कन्वेंशन ट्रेडिशन ऑफ अकाउंट्स। साइंस ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या हो जाते हैं, बिजनेस एंटिटी हो जाती है, मींस जो बिजनेस है, कंपनी है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो लीगली अपने ओनर से क्या होता है, सेपरेट होता है। मनी मेजरमेंट गोइंग कंसर्न्स, मीन जो आपका बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न बोले तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, मींस आप ये एज्यूम करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट मींस आपका जो कॉस्ट है वो हिस्टोरिकल, जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, उस बेस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को। ड्यूल एस्पेक्ट मींस डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों, कोई भी एंट्री जो दो साइड सेम इफेक्ट डालती है। अकाउंटिंग पीरियड लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। मैचिंग कंसेप्ट, देन रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अक्रूवल कंसेप्ट। मींस आपको कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब वो ट्रांजैक्शन हैपन होती है उसको आपको मान लेना कि अभी आपने जो है परफॉर्म कर दिए। लाइक आपने सेल कर दिया, जिस दिन आपने सेल किया उसी दिन आप उसको कंसीडर करेंगे कि इतना अमाउंट आपने क्या कर लिया, अर्न कर लिया, आपकी प्रॉफिट हो गया उन पर्टिकुलर सेल। ठीक है, चाहे आपको उसके
रिगार्डिंग मीन्स सेलिंग के बिहाफ में आपको कैश रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ। जिस दिन आपने सेलिंग किया उसी दिन आपको उसको कंसीडर करना है कि ये आपका एक इनकम है, आपका एक क्या है, रेवेन्यू है, ठीक। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस फोर आर कन्वेंशन। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी मीन्स आप जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंटली आपको एज्यूम करना है कि यही कंटिन्यू फॉलो होगी, उसमें चेंजेस बार बार नहीं होने वाले। नेक्स्ट फुल डिस्क्लोजर, आपकी जो भी अकाउंटिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको फुल्ली आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक। कंजर्वेशन मींस आपको फ्यूचर के लॉसेस को कंसीडर करना है और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को जो कि आप अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है उसको कंसीडर नहीं करना, बट यस लॉसेस को आपको कंसीडर करना है। मटेरियलिटी कंसेप्ट, जिस ट्रांजैक्शन को आपको मटेरियल में आप मेजर कर सकते हैं, लाइक ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और कंपनी टू कंपनी। छोटी कंपनी के लिए हो सकता है 100 रुपीज की जो ट्रांजैक्शन है, जो आइटम, वो एक मटेरियल कंसेप्ट हो जाए, और किसी बड़ी कंपनी के लिए हो सकता है ये 100 की बजाय 1 लाख या करोड़ में जाए, जो कि उसको मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट आप बोल सकते हैं। इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कई बार। क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलान में पूछ ली जाती है, कंपैरिजन में पूछ ली जाती है, ठीक है। आपको मैचिंग में ज्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल पार्टीज के लिए बेनिफिशियल रहता है, ये इंटरनल पार्टी के लिए रहता है बेनिफिशियल, मैनेजर्स के लिए टू गाइड द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह के लिए। यूजर्स इसके लिए एक्सटर्नल यूजर्स लाइक स्टेक होल्डर्स, इंटरनल यूजर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए लाइक मैनेजर्स, मैनेजमेंट। फोकस हिस्टोरिकल ओरिएंटेड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फोकस ऑन पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फोरकास्ट, बजट्स, फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट इज रूल्स, स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल गाइडलाइंस, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। इंफॉर्मेशन टाइप यूजेस मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे रिपोर्ट्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। रिक्वायरमेंट, लीगली रिक्वायरमेंट एसेंशियल होता है ये, और ये लीगली बाउंडिंग इसके नहीं होती है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसेंशियल बनाना ही है, ये डिपेंड करता है इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर, बट यस बेनिफिशियल होता है टू रन द बिजनेस स्मूथली टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यदि कोई कंपनी एफिशिएंटली किसी कंपनी को, किसी ट्रांजैक्शन को मैनेज कर पा रही है, उसके ऑपरेशंस को, सो वो कंपनी कंपैरिजन टू सेम काइंड ऑफ कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, अर्न कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इनफॉर्मल आप इसको बोल सकते हैं। डिपेंडेंस, नॉट डिपेंडेंस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट फोरकास्टिंग और बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँ वो सारे के सारे एसेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक। फोरकास्टिंग और बजटिंग के अंदर भी डिफरेंस बहुत बार पूछ लिया जाता है। गोल क्या होता है, फोरकास्ट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। फोरकास्ट क्या होता है, हम फ्यूचर की घटनाओं को पहले से ही उसके बारे में क्या करते हैं, एक अजम्पशन करते हैं, ठीक। फाइनेंशियल आउटकम्स के बारे में बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, करंट कंडीशन एंड मार्केट ट्रेंड के रिगार्डिंग, जो करंट में कंडीशन चल रही है, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको एनालाइज करते हुए हम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। बजटिंग इज अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। टाइपिकली फिस्कल ईयर, आउटलाइनिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ रिसोर्सेज विल बी यूज्ड टू अचीव दाम, ठीक। नेक्स्ट फोरकास्टिंग
लॉन्ग टर्म के लिए होता है और बजटिंग फॉर शॉर्ट टर्म। फोरकास्ट एक्चुअल डाटा बेस पे होता है और ये अजम्पशन बेस पे होता है। ठीक, फोरकास्टिंग मोर फ्लेक्सिबल होता है, बजटिंग लेस फ्लेक्सिबल होता है। हेल्पफुल, इट हेल्प्स मैनेजर्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन। Budget are used to control cost and measures against targets। ठीक, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप बजटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बजटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक वेयर प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सेट फॉर मटीरियल लेबर्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटिंग दी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड जो कि हम पहले से ही डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डाटा। ठीक है, पास्ट डाटा के ऊपर एनालाइज करके साइंटिफिकली मींस वी यूज टू फोरकास्ट और वी यूज टू प्री डिटरमाइंड द कॉस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ द कॉस्ट are set for material, labor and overheads and then compared to actual cost to control expenses। means जो हमने predetermined डाटा डिसाइड किया है, जो स्टैंडर्ड हमारे हैं, उनको हम एक्चुअल जो डाटा हमारा उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है नहीं हो रहा, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट से वरी कर रहे हैं या सेम चल रहे हैं। यदि वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ज्यादा हम उसको करें, तो वी हैव टू कंट्रोल इन वेल इन टाइम। ठीक है, टू गेट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यदि वो कम है तो बहुत बढ़िया है, यदि ज्यादा है तो फिर उसको कंट्रोल करना होगा। ठीक, मैनेज परफॉर्मेंस के लिए एंड ऐड टू बजटिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। की ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स इंप्रूविंग एफिशिएंसी। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? इंप्रूविंग एफिशिएंसी के लिए, प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशन के लिए, मेंटेनिंग कॉस्ट कंट्रोल एंड सेटिंग कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस के लिए। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको बेसिकली क्या होता है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोल सकते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग यानी वेरिएबल कॉस्टिंग को आप बोल सकते हैं मॉडर्न कॉस्टिंग। ठीक, मॉडर्न टेक्निक, और ये ट्रेडिशनल टेक्निक होती है। अ मेथड दैट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है और जो हिस्टोरिकल जो फिक्स कॉस्ट है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट मान के संक कॉस्ट उसको, या तो आप उसको बोल सकते हैं टर्म्स कॉस्ट मान के उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक, ओवरहेड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ओनली वेरिएबल ओवरहेड्स को ही क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे दोनों में क्या हो जाता है? बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। जो ये एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग को इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, बेसिकली जो आपके पास क्लोजिंग जो स्टॉक है उसके जो वैल्यू है वो वरी करती है यदि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं और आप यदि मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं एक कंपनी, तो उनमें जो उनका क्लोजिंग जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा वरी कर जाता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ठीक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी आइटम मटेरियल कॉस्ट मान लिया जाता है, वेयर एज इन मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको टर्म कॉस्ट मान करके उसको जो मटेरियल कॉस्ट है उससे अलग कर दिया जाता है। सो ये कॉस्ट कम होती है आपके क्लोजिंग स्टॉक की, और यदि ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो आप कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, कितनी बढ़ जाती है? इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि फिक्स कॉस्ट आपने मानी है वो बढ़ जाती है।
Closing inventory is valued at both variable and fixed cost. Closing inventory is valued at variable cost only, leading to a lower valuation compared to absorption costing. प्रॉफिटेबिलिटी की यदि बात करें तो इसको ग्रोस मार्जिन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कंसीडर किया जाता है. पर्पज प्राइमरली यूज फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल एंड टैक्स रिपोर्टिंग के लिए, और ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है. नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे बिजनेस फाइनेंस का भी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अंदर भी पूछ लिया जाता है, और अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर भी इसको पूछ लिया जाता है. ठीक. ब्रेक इवन चार्ट इज अ ग्राफ दैट विजुअली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी, with the break even point being the location where total cost equal total revenue resulting no profit or no loss. ठीक. The break even point identified where the total cost and total revenue are intersect with each other. इसको एक डायग्राम से हम ब्रेक इवन पॉइंट की यदि बात करते हैं तो क्या होता है, ये सेल्स फॉर एन एग्जाम्पल, सेल्स इज, जैसे हमने मानी थी 100 रुपीज़, सेल्स मानी थी हमने 100 रुपीज़ की. ठीक. सेल्स इज 100 रुपीज़, देन सेल्स इज फॉर 100 रुपीज़, इज फॉर 100 रुपीज़ इज सेल्स. ठीक. सेल्स इज फॉर 100 रुपीज़. उसके बाद वेरिएबल cost assumes 60 rupees, remaining is 40 is known as contribution will be 40. ठीक. सो कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, फिक्स कॉस्ट लेट इट बी 20 रुपीज, देन रिमेनिंग 20 विल बी प्रॉफिट. अब हम फॉर ब्रेक इवन पॉइंट यहीं तक बात करते हैं. प्रॉफिट अभी बात करें कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टू टाइप से होता है, टू टाइप से इसका फॉर्मूला होता है. फर्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज विल बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100. सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ यूनिट यदि बात करें, इन टर्म्स ऑफ यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू 100. अब बात आती है कि ये पीवी रेशो क्या होता है. अभी पीवी रेशो की बात करें, पीवी रेशो होता है दोस्तों कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. फॉर दिस क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन कितना है 40, सेल्स 100 एंड इनटू 100 मींस कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 40%. ये 40% हमारा आंसर 40 ही है. क्यों? क्योंकि हमने 100 ही यहाँ पे हमारी सेल्स को कंसिडर किया, माना, और परसेंटेज भी 100 के ऊपर होता है, ये आपको पता है. सो इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या आएगा, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं. इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जो फिक्स कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा. उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा. ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 20 रुपीज, कितनी है 20. पीवी रेशो कितना आ गया 40% और इनटू 100 मींस 50%. क्या गया 50 इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यानी कि 50 रुपीज की सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा. इसको अभी प्रूव करके देखो. सेल्स इज इक्वल टू ₹50. वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो कितना 60%, 50 का 60% कितना 30. देन कंट्रीब्यूशन
कितना आ जाएगा, रिमेनिंग 20, फिक्स कॉस्ट अगेन 20 थी, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, अब बात करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यदि इन टर्म्स ऑफ यूनिट आप बात करेंगे किस चीज की, इन टर्म्स ऑफ यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 20, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 40 इंटू 100 मीन्स अगेन 50। अभी दोनों सेम क्यों है, क्योंकि हमने 100 ही सेल माना है, सो 40% ही हमारा कंट्रीब्यूशन आया था, उसके बाद पर यूनिट भी 40 आया था। यदि इसको हम मानते कि ये 5 यूनिट का प्राइस है तो उस केस में डिफरेंट आ जाता है। ठीक, सो अभी एक अच्छे एग्जांपल के साथ अभी आगे बात करते हैं। पहले लाइन डायग्राम देख लो, यहाँ पे क्या है ये आपका सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स वॉल्यूम 100 यदि 1000 यदि आपकी यूनिट्स की सेल हो रही है, ये रिवेन्यू। ठीक, ये रिवेन्यू, ये सेल्स वॉल्यूम। उस केस में आपका जो यहाँ पे रिवेन्यू रहने वाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसकी बात करेंगे आगे। सो यहाँ पे 2000 केस में, यहाँ पे जब 3000 आपके सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएंगे, उस केस में क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, जब टोटल कॉस्ट, जब आपकी देखो ये जो लाइन होती है ये फिक्स कॉस्ट की होती है, आपको पता होना चाहिए फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से, ओरिजिन 0 से स्टार्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट होंगी, 0 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, बट 0 यूनिट की फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होगी। कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि आप चाहे 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं या 1 भी यूनिट ने बनाएं, वो आपको देने ही पड़ती हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका बिल्डिंग का रेंट, मशीनरी जो आपने बाई किया उसका जो कॉस्ट है वो, ठीक, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह, सो ये फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 से स्टार्ट हुई। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कम होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी, इन टोटल सेपरेट होगी। ठीक, वेयर एज फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स होती है, बट पर यूनिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे होती है डिफरेंट, मान लिया आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज, यदि आप 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करें तो भी आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। यदि आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। यदि आप 100 यूनिट पे करें तो भी आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। मीन्स यदि 100 यूनिट पे करें तो 1 यूनिट के ऊपर आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। यदि आप 1 ही यूनिट प्रोड्यूस करें तो 1 यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 होगी। मीन्स इन टोटल ये सेम होती है, बट पर यूनिट ये डिफरेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट इसका उल्टा, इन टोटल ये डिफरेंट होती है, इन टोटल डिफरेंट होगी बट पर यूनिट सेम होगी। कैसे, आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, आपने फॉर एन एग्जांपल 5 रुपए पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट लगता है, 1 यूनिट के लिए आप 5 रुपए पे करें, बट यदि आप 100 यूनिट पे प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 100 इंटू 500 रुपीज पे करना होगा। मीन्स इन टोटल ये डिफरेंट होती है, फ्लैक्चुएट होती है, बट पर यूनिट ये क्या होती है, सेम होती है, पर यूनिट सेम। क्योंकि यहाँ पे यदि 500 रुपीज आप पे करें फॉर 100 यूनिट्स, मीन्स यदि आप पर यूनिट निकालेंगे तो अगेन वो 5 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। समझ में आई? अब जहां पे ध्यान से सुनना, अभी आपकी ये टोटल जो सेल्स होती है,
टोटल जो सेल्स होते हैं, टोटल कॉस्ट आप बोल सकते हैं, वो क्या हो जाती है, वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। टोटल जो कॉस्ट होगी आपकी वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। रीजन बीइंग क्या होता है, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट तो चाहे आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जीरो, आपको पे करना ही होगा। आपको पे करना ही होगा, क्या आपको पे करना ही होगा फिक्स कॉस्ट। ठीक। सो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आपका जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ती जाएगी क्या, टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको इनकर करना ही है, उसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसमें ऐड होती जाती है और ये क्या हो जाता है, आगे बढ़ती जाती है। एक स्टेज आएगी जहां पर वेरिएबल कॉस्ट इसको कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी फ्रॉम द बिलो, और ये पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। मींस इस पॉइंट पे जो फर्म है, जो कंपनी है, वो फिक्स कॉस्ट को भी क्या कर लेती है, उसको ओवरकम कर लेती है और वेरिएबल कॉस्ट को भी, दोनों को वो पूरा कर लेती है। ठीक। इसके बियॉन्ड यदि प्रोडक्शन होता है तो फिर वो क्या हो सकता है, लॉस में भी जा सकता है, प्रॉफिट में भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन वेरिएबल कॉस्ट और अदर फैक्टर लाइक फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल लाइक डेटर्स, प्रेफरेंसेस, इन दिस मैनर। ठीक। सो अभी एक दो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल, उसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो कि थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल बेस पे। अभी इसी कंसेप्ट को, ब्रेक इवन पॉइंट कंसेप्ट को हम कंसीडर करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल, एक कुछ गुड्स बनाती है, फॉलोइंग डाटा इज गिवन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है, मार्जिनल कॉस्ट, इसको आप वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, 12 रुपीज है, और फिक्स कॉस्ट आपकी 800 है। जैसे सेलिंग प्राइस कितना बताया, 20, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट इसको बोलते हैं, वो कितना बताया, 12, उसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना बच गया, 8 क्या बच गया, कंट्रीब्यूशन। देन फिक्स कॉस्ट कितना है, 800। आप बोलोगे ये ज्यादा ये कम है, ये पर यूनिट है, पर यूनिट सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस और कंट्रीब्यूशन हमारा निकला है, बट फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल है। ठीक है। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कितना सेल्स यूनिट दे रहा, अभी डाटा फ्लैक्चुएट कैसे करना, अभी ध्यान से देखें, अपने को क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है, उसके बाद सेल्स टू अर्न प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक। ऑफ ₹1000 मीन्स यदि आपको प्रॉफिट 1000 निकालने के लिए कितना सेल आपको करना होगा, प्रॉफिट टू सेल्स 6000 यदि प्रॉफिट आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कितना सेल करना पड़ेगा। न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेल्स प्राइस इज रिड्यूस 10%, यदि सेल्स प्राइस 10% रिड्यूस हो गया, मीन्स सेल प्राइस आपका 20 था, 10% इसका 2 मीन्स 18 यदि सेल प्राइस हो गया, उस केस में आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा। ठीक। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीवी रेशो निकालने के लिए आपको क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना था आपका, सेल्स आपके 20 थे, आपके 20, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, वो क्या बच गया, कंट्रीब्यूशन, और डिवाइड बाय सेल्स 20 मींस 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 40% आपका क्या आ गया, पीवी रेशो। देन ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। इन टर्म्स ऑफ रुपीज यदि बात करें, क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 800 टोटल, एंड पीवी रेशो 40%। देन इट विल कम यस 20 यानी कि 2000, it will come 2000 not 200, it will come 2000, understood। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1000, यदि आपको 1000 प्रॉफिट से
अर्न करना है तो सेल कितनी रहने वाली है। क्या फॉर्मूला आता है सेल्स का, फिक्स कॉस्ट। अभी आप बोलोगे सेल्स का तो फॉर्मूला बताया नहीं, अभी बात आती है पीवी रेशो का, आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और यदि सेल्स पूछ ले तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100। अंडरस्टूड। अभी आप बात करेंगे प्रॉफिट ऐड क्यों कर दिया। प्रॉफिट ऐड इसलिए कर दिया, यदि डायरेक्ट ओनली पीवी रेशो होता तो फॉर्मूला ये होता, बट अभी इसने पूछा कि 1000 प्रॉफिट 1000 रुपीज का प्रॉफिट लेने के लिए सेल्स कितनी रहने वाली, इसलिए फिक्स कॉस्ट के अंदर 1000 रुपीज हम यानी कि प्रॉफिट ऐड करके उसके बाद हम पीवी रेशो को डिवाइड करेंगे तो सेल्स इनकर्ड होगी। ठीक, 800 प्लस 1000 डिवाइड बाई 40%। 40% यदि आप लिखते हैं, आपको ये 100 इंटू करने की रिक्वायरमेंट है। यदि यहाँ पे आपको 0.40 कर दोगे तो फिर यहाँ पे 100 की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 0.40 की जगह 100 ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक, सो इसको सोल्व करोगे तो 4500 विल बी द सेल्स प्राइस। ठीक, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। यदि आपका 6000 है, उस केस में सेल्स कितनी होगी, सेल्स प्लस में इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 800 प्लस प्रॉफिट कितना 6000, यानी कि 6000 प्रॉफिट। सो 6000 प्लस 800, 6800 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 0 से 0, 4 1 जा 4, 2 4 7 6800, 4 1 जा 4, 4 7 जा 18, yes, so this 4 1 जा 4, 4 7 जा 80, 28 1, ओके। सो आपका कितना रहने वाला है 1700 नहीं 17,000, कितना, ये मैंने 16 लिखा हुआ है बट 17,000। जब आप 6800 को 40 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 17,000 आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेल्स आएगा। आप जब 17,000 की सेल करोगे तब आपको 6000 प्रॉफिट होगा। इसको प्रूव करके यदि देखें, इसको यदि आप प्रूव करके देखोगे तो सेम आंसर आपका रहने वाला है। कैसे, सेल्स इज इक्वल टू 17,000 टोटल, देन वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट, 60%। 60% क्यों, 40% हमारा कंट्रीब्यूशन आता हमारा 40%, इसका 14% कितना 40% 6,800, 60% विल बी क्या, वेरिएबल कॉस्ट। 6,800 में से यदि आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट विल बी 800, देन प्रॉफिट विल कम 6,000। ठीक, ये कंसेप्ट। नेक्स्ट, न्यू ब्रेक इवन सेल्स की यदि बात करें, कब, जब और बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेटरिस पेरिबस, बट ओनली सेल्स प्राइस जो आपका 10% रिड्यूस यदि हो जाता है। न्यू सेल्स प्राइस कितना 18, क्यों 20 था, 10% 2 माइनस कर दिया तो 18 आ गया। ठीक, देन मार्जिनल कॉस्ट अगेन आपका कितना, आपका 60% कितना, 18 का 60% मीन्स 20 का 16%। मार्जिनल कॉस्ट आपका वही रहेगा, 18 आपका सेल्स प्राइस था, मार्जिनल कॉस्ट आपका 60% यानी कि 12 आप माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन विल बी 6। ठीक, सो आपको इसने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो 6 है ये कितने परसेंट है, 18 का 33.33%। सो आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, ब्रेक इवन सेल्स
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट 800, न्यू पीवी रेशो 33.33 इंटू 100, यानी कि 2400 विल बी द न्यू ब्रेक इवन सेल्स। ठीक, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट पीवी रेशो, सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपको फाइंड आउट करना है कहाँ से? यदि आपका फिक्स कॉस्ट 40,000 है, प्रॉफिट 20,000, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 80,000। ठीक, अगेन आपको क्या क्या निकालना है? पीवी रेशो निकालना। सबसे पहले पीवी रेशो क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ठीक, पीवी रेशो क्या होता था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100, यानी कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन्होंने पहले ही दे दिया यहाँ पे 80,000, फिक्स कॉस्ट 40,000 ये भी दे दिया, देन डिवाइड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालना, ये यहाँ पे इधर जाएगा क्रॉस, मींस 50% वुड बी योर पीवी रेशो। ठीक, नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स निकालना है। सेल्स यदि आप बात करें तो सेल्स कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन कैसे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो ओनली फिक्स कॉस्ट, यदि लॉस दिया है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। लॉस कैसे आएगा? लॉस कैसे आएगा? लॉस जब आएगा जब आपकी फिक्स कॉस्ट आपके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो जाती है। ठीक, जब आपका फिक्स कॉस्ट आपके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो जाती है तब तो आपका लॉस इनकर होता है। इस केस में कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, अभी कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना? 40,000 प्लस प्रॉफिट कितना? 20,000, यानी कि टोटल 60,000 वुड बी द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वुड बी, यहाँ पे आप देखो सेल्स, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद आता है फिक्स कॉस्ट। ठीक, उसके बाद इसको माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट। ठीक, कंट्रीब्यूशन अपने को निकालना। फिक्स कॉस्ट दे रखा 40,000, प्रॉफिट दे रखा है 20,000। यदि आप देख पा रहे होंगे तो शायद स्लाइड पे, एक सेकंड, ओके, थोड़ा ये हाइड हो गया तो दोबारा लिख लेते हैं। आप कंसीडर करें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वुड बी 40,000। ठीक, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अपने को निकालना है। फिक्स कॉस्ट वुड बी 40,000, प्रॉफिट 20,000, मीन्स टोटल क्या है? टोटल क्या है आपका? कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 40 प्लस 20, 60। क्यों? क्योंकि 60 में से 40 जब माइनस किया तो ही 20 आया। इन दोनों का ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक, और जब कंट्रीब्यूशन आ गया है, कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, कंट्रीब्यूशन वुड बी 60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो 50% आया था। ठीक, सो 60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना? 50%, 50% इंटू 100 मीन्स 1,20,000 वुड बी योर सेल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। मीन्स जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया, आपकी कॉस्ट को आपने अचीव कर लिया है, आपकी कॉस्ट को आपने क्या कर दिया है? नल कर दिया, जीरो कर दिया, नील कर दिया। आपने जो कॉस्ट इनकर हुआ था उसको आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है वो आपका बचता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप उसको बोल सकते हैं। कैसे? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स कितना था आपका? 1,20,000, ब्रेक इवन पॉइंट क्या दे रखा है? 80,000, मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी 40,000। एक दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, ये चलो ये आप होमवर्क में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो कैसे निकालेंगे? ठीक, वो कैसे निकालेंगे। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थे, इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हेल्प्स इन अ मीनिंगफुल कंपैरिजन
of financial statements of different business units. Second, this principle can also help in the comparison of financial statement of different years of the same business unit. Third, this principle presents reliable information. Yeah, all of the above. Answer would be all of the above. All are correct. ठीक. Next, which of the following is true regarding the prudence principle of accounting? आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल का पता होना चाहिए. प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है? जिसमें आपको फ्यूचर के लॉसेस को कंसीडर करना होता है बट फ्यूचर के प्रॉफिट को कंसीडर करना नहीं होता है. ठीक. मीन्स फ्यूचर में फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस. ठीक. टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट रॉन्ग. टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स wrong. Taking care of inventory wrong. So answer would be first. ठीक. Next, which principle states that anticipate no profit but provide for all possible losses? उसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? इससे पहले मैंने बताया था प्रूडेंस प्रिंसिपल. इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल. कंजर्वेटिव अप्रोच आप इसको बोल सकते हैं. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसमें आप एंटिसिपेट प्रॉफिट लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं बट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट को. ठीक. which accounting standard relates with the accounting for construction contract? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 होता है. यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. और ये एक ट्रिक है, शायद मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसको याद करने की. एक बार उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आप उस ट्रिक के अकॉर्डिंग कभी भी प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं बोलेंगे. निमोनिक्स के साथ मैंने बताया हुआ. नेक्स्ट, AS15 डील्स विद एम्प्लॉय बेनिफिट. ठीक. तो दोस्तों ये कुछ कंसेप्ट थे, कुछ क्वेश्चन थे. उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये बेनिफिट पहुँचाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपको पसंद भी आए होंगे. ठीक. सो यदि सेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको एक कमेंट कर देना इसके लिए. और यदि लगता है कि और सेशन ऐसे आए तो सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना यदि आप चाहें तो. यदि आपको लगता है कि मटेरियल में दम है और कंसेप्ट यदि बिल्डिंग ये सेशन था तो डेफिनेटली इसके ऊपर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना. और चलो मिलते हैं कुछ बेटर क्वेश्चंस के साथ जो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल बेसिस है नेक्स्ट सेशन में. सो डिपेंड अपॉन योर कमेंट्स कि आप इस सेशन को कितना लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं. कमेंट जरूर करके बताएं. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक जय हिंद, जय भारत.